Hello students and learners. Today we are going to discuss the questions about the want of factor. प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर फिनिश कर लिया था और आज हम लोग उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक दो बात आपको वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दें। हम लोगों ने पढ़ा था वांट ऑफ फैक्टर में कि जितने भी कॉलिगेटिव फार्मूला वांट ऑफ फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जितने भी फार्मूला हैं उन सब में आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही हो जाती है एसोसिएशन और डिसोसिएशन के रिस्पेक्ट में। जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या बतलाया गया था स्टूडेंट्स आपको? P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट ओरिजिनल वेपर प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब अगर वांट ऑफ फैक्टर का केस होगा तो आपको क्या बतलाया गया था? आप सिर्फ और सिर्फ इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके लिए क्या थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फार्मूला आपको क्या बतलाया गया था? जिसको हम लोग डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी स्मॉल एम। इसमें भी आप आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या था आपका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये डेल्टा टी बी लिखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका के बी और यहाँ हो जाएगा आपका के एफ इंटू एम इंटू आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड द लास्ट वन एक क्या था हम लोगों के लिए? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोगों ने पाई से डिनोट किया था। ये क्या था हम लोगों का? सी आर टी। सी यहाँ पास क्या है? मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म। इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर गैस कांस्टेंट है, टी इज दैट टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड। बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस हम लोग एक बात यहाँ पास ये चेक करेंगे कि चूँकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फैक्टर पर डिपेंड करेगा और ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, इसलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको आप ज़रा समझ लें। जैसे सपोज कर लीजिए कि सॉल्यूट के तौर पर NaCl, CaCl2, Al2SO4 होल 3 ETC इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉल्यूट के तौर पर किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया गया है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे ही आप इसको इसमें डिज़ोल्व करेंगे एंड अब केसेस हम ले लेते हैं। पहला सपोज कर लीजिए इफ़ इसके जितने भी कंसंट्रेशन हैं वो सारे के सारे कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, सब 0.1 मोलैरिटी मोलर कंसंट्रेशन में इसमें डिज़ोल्व किए गए या मोलालिटी में जो भी कंसंट्रेशन लिया गया वो फिक्स कर दिया गया। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इन सारे के सारे क्राइटेरिया में नंबर तो उसका फिक्स कर दिया गया, सबके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए गए, लेकिन चूंकि ये अंदर में जब जाएगा तो ये डिसोसिएशन का केस शो करने लगेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जो NaCl, ये CaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट डिसोसिएट होंगे तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो इंक्रीज करने लगेगा, जिसकी वजह से इसकी जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो वो इफेक्ट कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए जैसे NaCl जब ब्रेक करेंगे 1 Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसमें कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स? 2। इसमें देखिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव। चार्ज आपको नहीं देखना है, पिछले क्लास में भी हम बतला चुके हैं, अलग से लिख देते हैं इसको। देखिए NaCl, CaCl2, Al2SO4 होल 3 इन रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको सिर्फ चेक करना है। तो ये किसमें किसमें टूटा? Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, N का वैल्यू 2। ये किसमें टूटा? Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl निगेटिव। इसका 1 और यहाँ 2, 2 और 1 3, इसका N कितना हो गया? 3। यहाँ देखिए 2 एल्युमिनियम का आयन 2Al पॉजिटिव प्लस 3SO4 निगेटिव। 4 से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है। यहाँ देखिए ये 2, ये कितना है? 3, तो इसके N कितने हो गए? 5 टोटल। तो चूंकि नंबर में वेरिएशन है तो सबसे ज़्यादा
चूँकि आपको ये बताया गया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। अब चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए सबसे ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर असर किसका पड़ेगा, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो गया, यानी कि Al2SO4 होल 3 का। अब इसमें जो कन्फ्यूज़न होता है वो भी समझ लीजिए आप। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक ले लें हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। स्टूडेंट्स ने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा किसका है, एल्युमिनियम सल्फेट का है, और उसने बतला दिया कि एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूट के डालने से इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है कि मैक्सिमम डेल्टा टीबी जो होगा वो किस केस में होगा, Al2SO4 होल 3 के केस में होगा। वेरी गुड आंसर। बट जैसे ही एग्जामिनर ने ये पूछा कि किस में मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का केस बतलाइए, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए, दो चीज़ डिक्रीज करने की है इसमें और दो चीज़ इंक्रीज की है। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये डिक्रीज होगा, लोअरिंग घटेगा, डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर रिलेटिव यानी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, और एक ये चीज़, ये दोनों डिक्रीज का है, यानी ये दोनों वैल्यू Al2SO4 के केस में सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, यानी Al2SO4 के मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज़्यादा मिनिमम लेवल में चला जाएगा। ये n उसके फैक्टर को जब सॉल्व करेंगे आप तो देखेंगे कि ये एलिवेशन का केस है, बढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा, ये डिप्रेशन का केस है तो सबसे ज़्यादा घटा देगा। इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि क्वेश्चन मिनिमम के लिए पूछा गया या मैक्सिमम के लिए पूछा गया। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, ये दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू मिनिमम लेवल पर चला जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने से, क्योंकि ये डिप्रेस कर रहा है और ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का केस है। तो इसको आप याद रखेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो Al2SO4 के केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम लेवल पर पहुंच जाएगा। सबसे कम डिप्रेशन किस केस में होगा, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, यानी NaCl के केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। सबसे मिनिमम किस में हो जाएगा, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने अगले टॉपिक, जो कि आज हम लोगों को न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करना है, उस पर आते हैं। तो देखिए वो फार्मूला जो आपको राइट साइड में लिखा गया है वो आपके ग्लिम्स के लिए सामने में मौजूद रहेगा, आप उसको नोट कर लें। एंड नाउ कम टू डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करें, क्या क्या दिया हुआ, हैविंग मोलर मास, गिवन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट, एंड इसका मोलर मास आपको दिया गया है 111 ग्राम दे दिया गया है, पर मोल विच मस्ट बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर भी आपका दे दिया गया सॉल्वेंट के तौर पर। W1 जिसको हम लोग कहेंगे, W1 ऑफ वाटर आपको कितना दे दिया गया स्टूडेंट्स, 500 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन आपको दे दिया गया है, कितने केल्विन से है, 2 केल्विन, एंड एज्यूमिंग कैल्शियम क्लोराइड टू बी कंप्लीटली एसोसिएटेड विथ Kf का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया गया है, जो कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट 1.86 केल्विन kg पर मोल। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो इससे डाटा कलेक्ट करेंगे। देखिए ये आपका डाटा कलेक्शन है, गिवन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आपका कैलकुलेशन करना है, इसको फाइंड आउट करना हम लोगों को। मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्वेश्चन में गिवन है, नहीं भी रहता तो आप सॉल्व करके निकाल लेते। गिवन मास ऑफ वाटर 500 ग्राम है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो उसका डिक्रीज कर गया वो कितना से है, 2 केल्विन, एंड उसका कॉन्स्टेंट आपको गिवन है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो दिया गया है वो क्या है स्टूडेंट्स, सिंस कैल्शियम क्लोराइड इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गिवन है ये,
कंप्लीटली डिसोसिएटेड। क्या दिया गया क्वेश्चन में? कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अब देखिए, आपको याद होगा अगर प्रीवियस लेक्चर्स, तो उसमें हमने एक बात आपको बताया था कि कंप्लीट डिसोसिएशन अगर किसी में होगा, तब वैसे सिचुएशन में कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में n इज इक्वल टू आई हो जाता है। इसीलिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखते हुए प्रिपेयर करके आएँ, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए क्या होता है? n इज इक्वल टू आई। कब होगा ये? फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। तो कैसे कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ? तो चेक कीजिए। CaCl2 अभी हमने लिखा भी था, Ca2 पॉजिटिव प्लस कितना क्लोराइड आयन है? 2Cl निगेटिव, 1 मोल इसका और 2 मोल इसका। n का वैल्यू कितना आ गया आपको? देखिए 3। तो जब n 3 है तो n इज इक्वल टू आई। आपको आई फैक्टर मालूम हो गया। अब आपको आई फैक्टर मालूम हो गया और आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? गिवन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन का सेंस ये है कि किसी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट का कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व किया जाए जिसकी वजह से इसके फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 2 केल्विन से घट जाए। जैसे सॉल्यूट डाला, उसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज कर गया। कितने से? 2 केल्विन से। सॉल्वेंट के तौर पर वाटर है, जिसका केफ क्वेश्चन में गिवन है। वेरी सिंपल क्राइटेरिया। आई फैक्टर आपने यहाँ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिया, मालूम कर लिया। अब सिंपल क्या दिया गया है? डेल्टा TF। आप डेल्टा TF का फार्मूला लगाइए। देखिए तो उधर क्या दिया गया? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और आई फैक्टर आपको मालूम है, इंटू आई। अब देखिए इसको ज़रा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। KF इंटू M मोलैलिटी है। मोलैलिटी को क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg इंटू आई। एक लाइन और इसको सॉल्व करते हैं। KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। पहले से नीचे में क्या है? W1 किस यूनिट में? kg इंटू फैक्टर आई। दिस इज डेल्टा TF। अब देखिए तो सारा का सारा वैल्यू आपको नोन है, सिर्फ आपको W2 अननोन है। सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। डेल्टा TF का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2। KF का वैल्यू 1.86। W2 फाइंड ही करना है इसको, तो यही तो आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। डिवाइडेड बाई M2 मोलर मास 111 इंटू W1 इन kg। W1 देखिए तो कितना? 500 ग्राम में है। इसको kg में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.5 इंटू फैक्टर आई। और आई देखिए तो ऊपर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कितना? 3। सिर्फ क्या सॉल्व करना है? W2। तो होप सो के इतना तो आप खुद से कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था वांट ऑफ फैक्टर पर। इसे जल्दी से आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फिर प्रोसीड करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर मौजूद होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? 75.2 ग्राम ऑफ फेनॉल। डाटा कलेक्शन बिल्कुल उसी तरह से कीजिए। गिवन मास ऑफ फेनॉल आपको दिया गया है C6H5OH, जिसका फार्मूला होता है कितना है? 75.2 ग्राम। डाटा कलेक्शन कीजिए स्टूडेंट्स, अपने से कोशिश कीजिए। डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट ऑफ KF। एक सॉल्वेंट है 1 kg का, डिजॉल्व इन सॉल्वेंट ऑफ 1 kg हैविंग KF इज इक्वल टू 14 केल्विन kg पर मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 kg। अगर कभी क्वेश्चन में सॉल्वेंट का वेट नहीं रहेगा तो आप उसको इसकी यूनिट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये kg के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना लिया जाएगा? 1 kg। तो W1 ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है 1 kg, इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगेन डेल्टा TF इज इक्वल टू 7 केल्विन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेनॉल, परसेंटेज ऑफ फेनॉल टू बी डाइमेराइज। जो डाइमेराइज हो रहा है उसका परसेंटेज हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका डाटा का कलेक्शन हो गया। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। W2 ऑफ फेनॉल आपने डाटा कलेक्ट किया होगा। गिवन मास ऑफ फेनॉल कितना है? 75.2 ग्राम। क्वेश्चन में सॉल्वेंट का KF गिवन है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में? 1 kg, जिसको आप यूनिट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। सॉल्वेंट के लिए KF दिया गया था पर kg के तौर पर यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? 1 kg।
अब हम लोगों को परसेंटेज ऑफ फिनॉल टू बी डाइमेराइज, कितना परसेंट फिनॉल इसमें डाइमेराइज हुआ है, इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। TF गिवन है, KF गिवन है। अब बहुत सिंपल फॉर्म में हम लोग इसको सबसे पहले इसका मोलर मास फाइंड कर लीजिए। फिनॉल का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स, देखिए मोलर मास ऑफ C6H5OH, मोलर मास ऑफ फिनॉल अपने से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, कितना हो जाएगा 94 ग्राम। आपको ये सब याद होना चाहिए, नहीं हो तो आप इसको फाइंड कर लेंगे मोलर मास के कैलकुलेशन के रूल से, ये निकल जाएगा 94 ग्राम। जब आपको इसका मोलर मास मालूम हो गया, देन यहाँ देखिए बिल्कुल इसी तरह से जो चीज़ दिया रहेगा उसी का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। क्या क्वेश्चन में गिवन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा TF, देखिए तो ज़रा, डेल्टा TF इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा, KF इंटू M, फिर इसको तोड़िए, KF इंटू M को इसमें I फैक्टर, अभी मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, I फाइंड करेंगे, लास्ट में उसको पुट कर देंगे। KF इंटू मोलालिटी के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वेरी गुड, एक स्टेप और लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, KF इंटू गिवन मास बाई मोलर मास, पहले से क्या था W1 इन kg, सारा वैल्यू पुट कीजिए जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, KF इज इक्वल टू कितना है, बोलिए 14, W2 बोलिए कितना है 75.2 डिवाइडेड बाई, देखिए तो नीचे मोलर मास, ये मोलर मास आप ये वाला पुट नहीं करेंगे, ये मोलर मास जो हम लोग यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, ये अंदर जब गया, अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, फेनॉल। जब फेनॉल गया तो क्वेश्चन में कहता है कि ये क्या हो गया, डाइमेराइज हो गया, डाइमेराइज। अब बहुत ध्यान से समझिए बात को, डाइमेराइज जब हुआ तो हमने क्या बताया था, जब कोई सॉल्यूट अंदर जाएगा तो दो केस होगा, आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये केस है एसोसिएशन का, डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में मिल गया। तो जब ये डाइमेराइज हुआ तो इसका मतलब कि इसका मोलर मास या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये भी हमने बताया था कि कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब कि अब इसका मोलर मास चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अपोजिटली होता है, तो जब ये डाइमेराइज होगा तो इसका मोलर मास बढ़ जाएगा। याद रखिए, डिसोसिएशन में मोलर मास घट जाता है, एसोसिएशन में मोलर मास बढ़ जाता है। तो ये जो मोलर मास घट जाता है या बढ़ जाता है, याद कीजिए स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं, यस, एबनॉर्मल मोलर मास। ये जो आपने यहाँ पास लिखा है, इसका जो मोलर मास है फिनॉल का, हम यहाँ पास लिख देते हैं ऐसे करके, ये मोलर मास जो है ये नॉर्मल मोलर मास है, नॉर्मल मोलर मास, जिसको आप कैलकुलेटेड मोलर मास भी बोलते हैं। अब हम लोग जो निकाल रहे हैं ये तो आपके ऑब्जर्व्ड मोलर मास का केस है। जब गया डाइमर हो गया तो आपने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेड और ऑब्जर्वेशन एक ही चीज़ है, तो इसलिए आप यहाँ पे मोलर मास नहीं रखेंगे। यही तो हम फाइंड करेंगे जिससे फैक्टर पता चलेगा। M2 इंटू, ध्यान दीजिए, W1 कितना आपने मिलाया फिनॉल का, देखिए चेक कीजिए तो 75.2। डेल्टा TF भी क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज डेल्टा TF 7 केल्विन, दिस इज योर 7। आप यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, M2, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए तो आपने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया, इसका M2 फाइंड कर लिया, सारे वैल्यू को क्रॉस करेंगे आप और इसके M2 वैल्यू को आप चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका M2 वैल्यू अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 150.4 आ जाएगा। आप चेक ज़रूर कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन अप डाउन हो, लेकिन आप चेक कर लेंगे। तो ये हमने पहले से चेक करके लिख लिया यहाँ पे 150.4। ये जो आप लेके आए इसको समझने के लिए यहाँ लिख दे, ये है एबनॉर्मल मोलर मास, कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ लिख देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब आपको फिर से याद करना होगा स्टूडेंट्स, आई का एक फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था मोलर मास के कंटेक्स्ट में, बिल्कुल सिंपली फॉर्म में बोलिए, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल आप कितना लेकर के आए हैं, देखिए तो नॉर्मल हम लोगों ने फाइंड किया 94 डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल हम लोग अभी कितना फाइंड करके लाए स्टूडेंट्स, बोलिए कितना लाए, 150.4। अब जैसे इन दोनों को आप डिवाइड देंगे तो आपको क्या फैक्टर पता चल जाएगा, देखिए आई का एक फार्मूला मोलर मास के कंटेक्स्ट में भी होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.625। ये हमको क्या मालूम हो गया, आई।
अब चूंकि यहाँ एसोसिएशन है तो आप याद कीजिए, तो आपको बतलाया गया था बिल्कुल, फॉर एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू i माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस n माइनस वन। बिल्कुल प्रिपेयर होके आइए, न्यूमेरिकल तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे इसको डिराइव नहीं कराया जाएगा, नहीं याद है डायरेक्ट याद कर लीजिए। एसोसिएशन के केस में i माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस n माइनस वन, और डिसोसिएशन का केस होता तो यहाँ सिर्फ n रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, गेट बाय हार्ट, जो प्रीवियसली बतला दी गई हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए, तो हम लोगों को पुट करने पर i का वैल्यू मालूम है माइनस वन, वन बाई एन। अब n क्या है, n के बारे में अभी हमने यहाँ पे बतलाया था कि कैसे आपको फाइंड करना है, n इस तरह से फाइंड करना है। फिनॉल का केस है, क्वेश्चन में तो एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये क्या हो रहा है, डाइमेराइज। आप देखा होगा कि स्क्रीन पे जो आपके क्वेश्चन आया होगा उसमें हमने डाइमेराइज को अंडरलाइन भी किया हुआ है। इसलिए क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डाइमेराइज का मतलब कितने n हो गए, दो, कितने, दो n, दो मॉलिक्यूल उसके मिलेंगे तभी तो डाइमेराइज होगा। तो n पता चल गया आपको, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 2। क्यों है, क्योंकि ये डाइमेराइज हो रहा है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो देखिए, हम इधर आपको लिखते हैं अगेन, अल्फा इज इक्वल टू i का वैल्यू 0.625 माइनस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू। ये 2 क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रहा है, फिनॉल को डाइमेराइज। ध्यान से समझिए, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल मिला, मिलके एक हो गया, माइनस वन। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से किसका वैल्यू मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस आया इसका, 0.75 के रेट से ये डाइमेराइज हो रहा है। बट क्वेश्चन परसेंटेज के फॉर्म में है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ फिनॉल टू बी डाइमेराइज। आपने निकाल लिया, ये हो गया, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में ये परसेंटेज के फॉर्म में है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ फिनॉल टू बी डाइमेराइज, फिनॉल टू बी डाइमेराइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करें, कंसेप्ट को समझें। टू बी डाइमेराइज इज, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, 75%। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इस पर जितने तरह के ऐसे क्वेश्चन होंगे उनका यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है। इसको समझने की आप कोशिश करें, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप बोर्ड पर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। तो उस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हम लोगों को फाइंड करना है, देखते हैं। आप डाटा कलेक्ट कीजिए जल्दी से, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो देख रहे होंगे आप बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स आपका, उसमें देखिए कहता है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। डाटा कलेक्ट कीजिए, बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए, डाटा कलेक्ट कीजिए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डेल्टा TF फाइंड करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, CH3 CH2 CH Cl COOH। इसका गिवन मास कितना है, 10 ग्राम इसका गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ है। डाटा कलेक्शन कीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके डाटा मौजूद होगा। और आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन में, देखिए एडेड विथ 250 ग्राम ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया गया है 250 ग्राम, हैविंग Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3, एंड Kf कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है वाटर के लिए 1.86 केल्विन kg पर मोल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप देखिए क्वेश्चन का डाटा कलेक्शन हो चुका है। मिलाएं आपको, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एक प्रकार का एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, देख रहे हैं आप COOH लगा हुआ है। इसका मोलर मास आप फाइंड कर लें, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, फाइंड करेंगे आप इसको 122.5 ग्राम, गिवन मास ऑफ वाटर 250 ग्राम गिवन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड Kf का वैल्यू आपको दिया हुआ है। और हम लोगों को क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, डेल्टा TF का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसके कैलकुलेशन में, सिंपल, यहाँ देखिए डेल्टा TF का फार्मूला क्या है, Kf इंटू M।
केएफ गिवन है, मोलालिटी फाइंड करने में कोई दुश्वारी नहीं। इट मीन्स सारा कैलकुलेशन मेहनत जो हम लोगों को लगेगा, देख रहे होंगे कि इस के का क्या सेंस है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का, ये सारे कैलकुलेशन सब कुछ किसके कैलकुलेशन में यूटिलाइज करने वाले हम लोग, आई के कैलकुलेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आई फैक्टर को फाइंड करने के लिए प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें क्या फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, मोलालिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से कंसंट्रेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो N2 फाइंड किया जाए सबसे पहले सॉल्यूट के लिए, CH3 CH2 देखिए क्या है, CH3 CH2 CH Cl COOH का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बोलिए, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास कितना हो जाएगा बोलिए, 10 डिवाइडेड बाई 122.5। सॉल्व करेंगे इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा। एंड नाउ अब हम इसका क्या फाइंड करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल टू बोलिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। N2 देखिए आप कितना लाया, 10 डिवाइडेड बाई 122.5। W1 इन kg क्वेश्चन में कितना है 250। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाई 1000 पलट कर बोलिए, बाई 1000 यहाँ था, या पॉइंट में लाइए या बाई 1000 कीजिए, पलट कर ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा ये, सॉल्व करके आप चेक कर जरूर कर लेंगे। 0.3264 मोलालिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एंड नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पास याद दिला दें, हम लोगों जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, तो उसमें हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड अल्फा के बीच में एक रिलेशन, सिंस अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी। अब एसिड रहेगा तो के ए कर देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड याद कीजिए, बेस रहेगा तो के बी कर देंगे, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। सॉल्ट रहेगा तो के एच कर देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिड फॉर बेस, और सॉल्ट रहता है तो उसके लिए हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो अब वहाँ डेराइव करने पर नहीं जा रहे हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो रूट अंडर के बाई सी, एसिड है इसलिए क्या कर दिया हमने के ए। अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए बाई सी, देयरफॉर के ए इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर। सी कंसंट्रेशन आपका इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी कितना है 0.3264 सी। एंड नाउ अब यहाँ पास हम लोग को क्या फाइंड करना है, अल्फा का वैल्यू। तो अब इस अल्फा के वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पास वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए अल्फा इज इक्वल टू i-1 डिवाइडेड बाई n-1, किस केस के लिए बोलिए, फॉर क्या होता है डिसोसिएशन। तो अब इस डिसोसिएशन के केस में इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू हम लोगों को क्या आ जाएगा, चलिए इसको हम लोग ज़रा सा रिजॉल्व करके चेक करें। तो ये हम लोगों को आ गया अल्फा इज इक्वल टू i-1 डिवाइडेड बाई n-1। इस केस में n का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, एसिड है CH3 CH2 CH Cl COOH, रिजॉल्व होगा, ये पार्ट सिर्फ भाग लेगा उसमें, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा CH3, ध्यान दीजिए CH2 CH Cl COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो एक N इस पूरे का और एक N इसका, 1 + 1। तो N का वैल्यू यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए, N का वैल्यू हो गया 2। तो अल्फा इज इक्वल टू i-1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो अल्फा इज इक्वल टू i-1, 2 में से 1 गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 हो जाएगा हम लोगों के लिए। अब यहाँ से हम लोगों का जो वैल्यू आया अल्फा प्लस 1 के फॉर्म में, उससे हम लोग उस वैल्यू को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ऊपर में जो वैल्यू आपको लेकर के आए हैं उसको ज़रा सा प्रोसीड कीजिए। तो प्रोसीड करने पर सी अल्फा स्क्वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे, सी इंटू अल्फा स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोगों को कितना हो गया स्टूडेंट्स, देखिए 1 पॉइंट के ए का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए तो
यहाँ जो के हम लोग लिखा है, देखिए तो क्वेश्चन में के का वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻³ होप सो कि आपको उतना ऊपर नहीं दिख रहा होगा, तो देखिए हम फिर से उसको लिख देते हैं। 1.4 इंटू, यहाँ से वैल्यू पुट करना है 1.4 इंटू 10⁻³ अल्फा निकालिए, पुट कीजिए 1.4 इंटू 10⁻³ के ए डिवाइडेड बाई सी भी हम लोग ला चुके हैं, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, बोलिए कितना है 0.3264। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए, जैसे ला के सॉल्व कीजिए जो आपको आसान लगे। रूट अंडर, तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू हम लोगों को कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्व करके आप ज़रूर चेक कर लेंगे। 0.065 ये आपको वैल्यू किसका निकल गया, अल्फ़ा। यहाँ पुट कर दीजिए अल्फ़ा कितना आया, बोलिए 0.065 + 1 i = 1.065। यही एक क्वेश्चन का क्राइटेरिया था जिसमें आपको मेहनत करना था, सिर्फ आई पर मेहनत करना था। बाकी क्राइटेरिया डेल्टा टी एफ, तो क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए डेल्टा टी एफ = KF इंटू एम इंटू आई। के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में बोलिए कितना है 1.86, मोलालिटी आप ला चुके हैं 0.3264, आई का फैक्टर 1.065। सॉल्व करेंगे आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर मौजूद होगा स्टूडेंट्स। तो उस क्वेश्चन से आप डाटा कलेक्ट कीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। डाटा अपने से कलेक्ट कीजिए, प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए। जब तक बोर्ड इरेज कर लेते हैं, आप जल्दी कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टूडेंट डाटा कलेक्शन किया जाए, 19.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन मास ऑफ, अगेन सॉल्यूट क्या है आपका, देखिए CH2F COOH, ये भी एसिड है। कितना दिया गया 19.5 और क्या दिया गया क्वेश्चन में, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर इज 500 ग्राम। जैसे उसको डिजॉल्व किया गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ का वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, आई फाइंड करना है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए फाइंड करना है। के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, के एफ का वैल्यू है 1.86 केल्विन kg पर मोल। सब उसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन का डाटा जल्दी से कलेक्ट करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन के डाटा में जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको ध्यान से देखिए, उसको प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में चलिए अब देखिए डाटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड करेंगे। गिवन मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट आपको दे दिया गया, बाकी सारी चीज़ें डाटा के तौर पर। अब यहाँ एक और बात समझ लीजिए, डेल्टा टी एफ चेंज है, ये डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। चेंज जो होता है, चेंज वो सेल्सियस और केल्विन का दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। जो चेंज रहेगा वही, क्यों चेंज इक्वल होता है, क्योंकि 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, और इसमें क्या है 273 केल्विन से 373 केल्विन। चूँकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है केल्विन में और सेल्सियस में, दोनों इक्वल यूनिट होता है। 100 यूनिट का डिफरेंस, 100 यूनिट का डिफरेंस, इसलिए डिफरेंस इन सेल्सियस इज इक्वल टू डिफरेंस इन केल्विन। इसलिए डेल्टा टी एफ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन दोनों सेम रहेगा, ताकि यूनिट का कन्वर्जन आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए ये बात आप समझ में। अब जल्दी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सारा का सारा बहुत सारा डाटा यहाँ पास आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स गिवन है। सीधा फार्मूला पर आइए, क्या फाइंड करना है, डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, फाइंड करना है हम लोगों को आई एंड के, जो गिवन है उसी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप बोलिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, फार्मूला बोलिए क्या होता है, के एफ इंटू एम वांट ऑफ फैक्टर आई। लास्ट में लगाएं या शुरू में लगाएं, वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग पुट करेंगे। अब जब आई
यहाँ पास हम लोगों ने पुट किया तो देखिए अब इसको अगर हम ऐसे करके लिख दें कि I इज इक्वल टू, तो ये दोनों नीचे आ जाएगा डेल्टा टी एफ, ये दोनों के एफ इंटू एम, ऐसे पुट करके सॉल्व कीजिए तब भी आई निकल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्वेश्चन में क्या है गिवन है। डेल्टा टी एफ रहने दीजिए, के एफ रहने दीजिए, मोलालिटी को ज़रा रिजॉल्व कीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अलग से मोलालिटी को निकाल के पुट कर लीजिए तो वो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वही करते हैं, तो मोलालिटी को अलग से फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जब हम लोग यहाँ पास सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए उसका वैल्यू हम लोगों को क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा 0.15 के आसपास आ जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व करके आप चेक करेंगे डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एन वैल्यू रखते हैं। डेल्टा टी एफ का वैल्यू देखिए कितना है 1 डिवाइडेड बाई के एफ का वैल्यू 1.86, एम हम लोगों ने कितना सॉल्व करके लाया स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.15। देखिए जो वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.15। तो यहाँ से आपको क्या फैक्टर पता चल जाएगा आई, तो ये जो आई का फैक्टर हम लोगों को यहाँ से मालूम हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 1.0753। आई का फैक्टर मालूम हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है के ए। अभी आपने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था अल्फ़ा मालूम था, के ए निकाल के सॉल्व किया गया। यहाँ भी उसी तरह से के ए और अल्फ़ा का वैल्यू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 लिखेंगे। तो आई का वैल्यू आप देखिए यहाँ से कितना लाया है 1.0753 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन के बारे में बता चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पास ये क्या है एसिड है, अभी तुरंत बतलाया था आपको CH2FCOOH, चूँकि एसिड है इसलिए ये 2 पार्ट में टूटेगा, CH2FCOO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव 1 + 1, एन कितना हो गया इसका 2, 2 आयंस में टूट गया है ये, तो एन हो गया आपका कितना 2 - 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे जब इसका, तो इसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा 0, अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा 0.0753, चूँकि 2 में से 1 1 चला गया, 1 1 कैंसिल, 0.753 सिंपल है। तो ये आपको क्या निकल गया, अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। अब आप के ए का वैल्यू 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं, दोनों क्राइटेरिया हम आपको बता देते हैं। एक तो डायरेक्ट क्राइटेरिया आपको क्या सिखाएगी, आपको सिंस अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी, एसिड के लिए के ए, यही फाइंड करना है आपको। अल्फ़ा का वैल्यू आपको मालूम हो गया, सी है मोलर कंसंट्रेशन, बस इस मोलर कंसंट्रेशन को हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आपका है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट W2 बाई M2 गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वही होगा जो यहाँ पास आप देख रहे हैं, जब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 ml, दैट इज 500 बाई 1000 प्लट के ऊपर भेजेंगे आप। गिवन मास क्वेश्चन में आप देखिए कितना गिवन है 19.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका फाइंड कर लेंगे आप, कितना आ जाएगा 78 इंटू 500, सॉल्व किया गया, इसका वैल्यू अप्रॉक्स कितना गया स्टूडेंट्स 0.5 के आसपास आ गया। मोलर कंसंट्रेशन यही है सी, यहाँ पुट करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब एक दूसरा फंडामेंटल क्राइटेरिया भी, इन केस चूँकि ये एजम्पशन के तौर पर एक चीज़ है, अगर आंसर आपका मैच ना करे तो एक चीज़ आपको याद होना चाहिए CH2FCOOH, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या इग्नोर किया गया है। जल्दी से देखिए यहाँ पास क्या आया आपको, CH2FCOO निगेटिव प्लस, इसको मिटा देते हैं, प्लस H पॉजिटिव। जब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 है तो उस वक्त इसका कंसंट्रेशन क्या है 0.0 एट T इज इक्वल टू
0 पर। जैसे ही ये स्टार्ट हो गया, इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं समझाने के लिए, फिर वैल्यू रख देंगे। C था तो ये 0 0 था। अब उसके बाद क्या हुआ, इसका रेट अल्फ़ा अगर है तो कितना बचेगा, C में से C अल्फ़ा घटा, उधर से C अल्फ़ा बनना शुरू हो गया। तो आपको याद होगा कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड के लिए A कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फ़ा। तो C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा डिवाइडेड बाई C कॉमन 1 माइनस अल्फ़ा। तो क्या आ गया, Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अब चूंकि यहीं पास हम लोग इसको इग्नोर कर देते थे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, चूंकि वो बहुत कम रहता था इसलिए अल्फ़ा इग्नोर हो जाता था, तो सिर्फ आता था Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। हो सकता है कि आंसर पॉइंट में थोड़ा बहुत वैरी करें तो इस पर पुट कर देना। तो एक ये क्राइटेरिया याद रखेंगे, एक तो ये आपका उसी से आया है Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि आप इसका अगर स्क्वायरिंग करेंगे, देखिए इधर स्क्वायरिंग करेंगे फाइंड करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka बाई C, ये पलट के आ जाएगा। तो देखिए C अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka, C अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka। क्यों होता है, क्योंकि इसको उस वक्त इग्नोर कर दिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, आंसर पॉइंट में वेरी कर जाता है, तो आपको लगेगा कि अरे गलत हो गया, कुछ गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही आंसर होगा इस केस में भी। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस इसको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा भी आ जाएगा तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो सारा वैल्यू आपको मालूम है, कंसंट्रेशन कितना है 0.5, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर चुके हैं 0.0753 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.0753। सॉल्व करेंगे आप, आपको क्या आ जाएगा, Ka का रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आपका। आप जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आपके क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है। डाटा कलेक्ट कीजिए, डाटा कलेक्शन के बाद प्रोसीड करने की कोशिश कीजिए अपने से, क्या क्या क्वेश्चन में कहता है उसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, वेट ऑफ CaCl2 एज ए सॉल्यूट फाइंड करना है, जिसका I का फैक्टर दिया गया है 2.47, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया गया है 2.5, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का वैल्यू भी गिवन है 0.75 atm, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपके क्वेश्चन का डाटा हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मालूम था, उसको यहाँ पर लिख लीजिए, याद होगा आपको कितना हो जाएगा 111 ग्राम। अब ये बहुत सिंपल क्राइटेरिया, आई आपको गिवन है, सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के डाटा में दी हुई हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है बोलिए, पाई इज इक्वल टू CRT इंटू वांट ऑफ फैक्टर आई। अब देखिए पाई इज इक्वल टू, पाई क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन यहाँ पास जो है ये क्या है, मोलारिटी रहती है, याद रहे इस केस में ये मोलारिटी होता है। तो मोलारिटी को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू आर का वैल्यू 0.0821 तब रखना है जब ATM में दिया रहे, और अगर बार में रहेगा तो 0.083 रखेंगे, ये आप याद रखिए। इंटू टेम्परेचर सेल्सियस में है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, 273 प्लस 27 कितना आ गया 300 केल्विन इंटू फैक्टर आई 2.47। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या करेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 2.5.0821 इंटू 300 इंटू 2.47, पाई का वैल्यू 0.75। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास का वैल्यू कितना है 11111, W2 आपको फाइंड हो गया। सो सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्म में मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 40 भी है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। एंड नाउ एक क्वेश्चन और प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद होगा।
क्वेश्चन को पढ़िए, डाटा कलेक्ट कीजिए, बिल्कुल ऑस्मोटिक प्रेशर से ही रिलेटेड वो भी क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। तो क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम। W2 सॉल्यूट का कितना है 25 मिलीग्राम है ये, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट भी कर लेंगे। ऑफ K2SO4, मोलर मास ऑफ K2SO4 आप फाइंड कर लेंगे। इन 2 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 2 लीटर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे आप इसको। एज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, पाई का वैल्यू फाइंड करना है। और अभी आपको देखिए बोर्ड पर डाटा कलेक्ट कर लिया गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है, मोलर मास ऑफ K2SO4 आप फाइंड कर लेंगे। पोटेशियम 39 इंटू 2, सल्फेट सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन क्या बताया गया स्टूडेंट्स आपको। कंप्लीट डिसोसिएशन में n बराबर I, K2SO4 जब टूटेगा तो 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। आयन से मतलब नहीं रखना है चार्ज से, बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब रखना है आपको। तो देखिए इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कितना हो गया यहाँ 2 + 1 यानी 3। अब सिंपली आपको क्या करना है, फार्मूला लगाइए, अपने से सॉल्व कीजिए। पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई, CRT इंटू आई। अब आई का वैल्यू वही है जो n का वैल्यू है, यानी कि 3 है। तो आई का वैल्यू पुट कर देंगे। सी का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सी क्या है, मोलारिटी, बिल्कुल पहले की तरह। आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 298 केल्विन में। आई का वैल्यू बोलिए 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तोड़ेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोर्ड पर देखिए कितना है, यहाँ 2 ये गिवन है। बाकी सारा वैल्यू 0.0821 इंटू 298 इंटू 3 अपने से सॉल्व करेंगे आप, वैल्यू आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी क्वेश्चन IIT में भी पूछा हुआ है। उसके बाद फिर एक बार वो नीट के एग्जाम में भी आया था। बोर्ड पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्या कहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन नंबर 7 AX एंड BY, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। अल्फा में और आई में हमको क्या कर रहा है, रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट XBY इज रिलेटेड टू वांट ऑफ फैक्टर। चलिए बोर्ड पर देखिए, XBY एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया, बोलिए ये कैसे ब्रेक होगा। जैसे इस तरह से सिखला रहे हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या होगा, X इज द नंबर ऑफ आयंस ऑफ A पॉजिटिव, X A पॉजिटिव प्लस YB निगेटिव। चार्ज का नंबर कितना है उसको हमने इग्नोर किया, क्योंकि चार्ज से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है। तो ये हो गया X के A के आयन का नंबर और Y हो गया B के आयन का नंबर। अब अल्फा और I में हम लोगों को क्या निकालना है, रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। चलिए अगर T इज इक्वल टू 0 है, T इज इक्वल टू 0 है, तो सपोज कर लीजिए कि इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करते थे, ये इनिशियल कंसंट्रेशन 1 एंड अल्फा, तो फिर ये 0 0 है कब, T इज इक्वल टू 0 पर। और अल्फा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन अल्फा इज द, बोलिए क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। देयरफॉर तो रिलेशन क्या बनेगा, बोलिए तो 1 माइनस अल्फा से ये डिक्रीज हुआ, इधर कितना से बना, आगे जो नंबर रहता है वो अल्फा से मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना है यहाँ पास x, तो ये क्या हुआ, x अल्फा से बना, और ये y है इसके आगे में, y अल्फा से बना। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, एट इक्विलिब्रियम का मतलब कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बना, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बचा, ये बचा हुआ है।
तो I, पहले तो इसको लिख लीजिए, एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। आई का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। आई इसी के टोटल नंबर को कहेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा डिवाइडेड बाय बिफोर कितना था? 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू, देखिए तो अल्फ़ा 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 तीनों में से अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं। 1 अल्फ़ा हमने कॉमन ले लिया, प्लस वाले पार्ट से लिया तो यहाँ से बचा x, प्लस वाले पार्ट से लिया तो यहाँ से बचा y, पूरा पूरा अल्फ़ा कॉमन लिया तो क्या हो गया? -1। अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है, ऑप्शन आप देख रहे होंगे, 1 इधर से आ जाएगा तो I - 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1। अल्फ़ा का वैल्यू I से रिलेटेड हो गया। I - 1 अगर आपको दिख नहीं रहा है तो इधर देखिए, I - 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना है, उसको इस्टेब्लिश कर देना है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो सब कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए थे स्टूडेंट्स। आपको देखिए मेहनत करना होगा तभी आप सक्सेस कर सकेंगे। क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ आप इसको रस्मी तौर पर, प्रोटोकॉल के तौर पर देखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कॉपी लेके बैठिए, मेरे साथ साथ नोट कीजिए, प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, तब जा करके आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकेंगे। होप सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई और सारे के सारे आंसर्स को निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए, भेजिए, सेंड कीजिए। टिल देन गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।